जहाँ एक चिड़िया पर भी नहीं मार रही थी अपने, वहाँ उस सड़क में बीचों बीच काले कपड़े में बैठकर वो औरत आखिर क्या कर रही थी। बहुत ही बहुत ही ज़्यादा ये डरावना दृश्य था। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल दुनिया रंग बिरंगी में। दोस्तों, मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि मैं गुजरात में रहा करती थी और मेरे लगभग 10 वर्ष गुजरात में ही बीते हैं, जहाँ की बहुत सारी खट्टी मीठी यादें और डरावनी यादें मेरे दिल में समाये हुए हैं, जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप लोग भी इन सबको सुनकर आनंदित होंगे। तो दोस्तों, ये बात है 2010 की। उस समय मुझे गुजरात गए अभी कुछ ही महीने हुए थे कि दिल्ली से मेरी भतीजी का फ़ोन आया कि बुआ हम आपके पास आना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है, आ जाओ, घूम के चले जाना, अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसके बाद उनका टिकट 15 दिन के बाद था, वो आने वाले थे। तो इसी बीच मेरी बड़ी भतीजी का फ़ोन आता है जो शादीशुदा थी। तो उसने अपने ससुराल से फ़ोन किया और बोली कि दीदी, मुझे पता चला है कि मेरी बहनें तेरे पास आ रही हैं। तो मेरी सास कुछ सामान अपनी बेटी के लिए, जो कि सांगी में रहती है। सांगी दोस्तों पाकिस्तान की सीमा के आसपास है, गुजरात के आखिरी छोर पर लगता है। वो सांगी एक सीमेंट की फैक्ट्री है, जिसे बहुत बड़ी कंपनी है जो। तो वहाँ उसके हस्बैंड काम करते थे और वो परिवार समेत वहीं रहती थी, मेरी बड़ी ननद की मेरी बड़ी भतीजी की ननद। तो फिर तय हुआ कि ठीक है, मेरी भतीजी आएंगी तो उनके बाद हम वहाँ सांगी जाएंगे। तो मैंने अपने पति से बोल दिया और इन्होंने गाड़ी का भी इंतज़ाम कर लिया। उन्हीं दिनों मेरे पति की जो ड्यूटी थी वो बड़े साहब के पास रहती थी, कमिश्नर के साथ रहकर वो ड्यूटी किया करते थे। और जहाँ जहाँ कमिश्नर साहब जाते मेरे पति को भी जाना पड़ता था। उसी बीच उनकी भी फैमिली आ गई थी गुजरात में, तो मेरे पति उनको घुमाने का काम कर रहे थे, तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं जा पा रहे थे। तो तय यही हुआ कि मैं अपने भतीजियों और बच्चों के साथ मैं ही जाऊंगी सांगी। हालांकि मैं इससे पहले कभी सांगी ना गई थी, ना मुझे उसके बारे में कुछ पता था। तो तय समय पे ये हुआ कि सुबह जल्दी ही निकलना है, ताकि वहाँ जा कर के, क्योंकि सांगी काफ़ी दूर है, तो 100-200 किलोमीटर दूर है। तो इसके बाद यही हुआ कि जल्दी निकलेंगे तो ही वापस जल्दी आ पाएंगे। गाड़ी वाले से बात हो चुकी थी और सुबह 5 बजे वो आने वाला था। हम लोग 5 बजे तक तैयार होकर बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे। और इससे पहले ही जब मेरी भतीजियाँ आई थी, तो मैंने अपने दोनों पड़ोसिनों को चहक चहक के बताया था कि ये मेरी भतीजियाँ हैं, दिल्ली से आई हैं, मुझसे मिलने आई हैं और हम लोग कल सांगी जाने वाले हैं। तो वो दोनों मेरी पड़ोसिनें भी बहुत खुश हुई कि हमको तो सालों बीत गए गुजरात में रहते हुए, लेकिन हम भुज तो क्या, भुज से आगे भी नहीं जा पाए हैं, जबकि सांगी तो कितनी दूर है और आप तो बड़ी किस्मत वाली हो कि इतनी दूर जा रही हो। ये उन्होंने बोला तो मैं भी गदगद हो गई कि चलो, मेरे को सांगी जाने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, इंतज़ार करते हुए गाड़ी आई 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद हम गाड़ी में बैठे और घर से निकल पड़े। 20-25 कदम की दूरी पर जाने के बाद ही गाड़ी वाले ने अचानक ही मुझसे पूछा, मैडम आप लोगों को कहाँ जाना है? तो मैंने बोला, भैया हमको सांगी जाना है। मेरे इतना बोलते ही जैसे उसे डंक लगा, वो एकदम उछल पड़ा और बोला, सांगी? भाई मैं तो वहाँ नहीं जा सकता। मैंने तो ना अपने अंडर गारमेंट्स लिए हैं, ना तौलिया लिया, ना कपड़े लिए। तो मैं हैरान हुई, मैंने कहा भैया कपड़े तो हमने भी नहीं लिए हैं, तो हमको तो वैसे भी अभी जाना है, फिर शाम तक वापस लौट के आना है। तो फिर वो मुस्कुराया और गाड़ी से नीचे उतर गया। बोला, मैडम मैं तो नहीं जा सकता, आप दूसरी गाड़ी देख लो। तो फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा भैया मैं क्यों दूसरी गाड़ी देख लूँ, जब मेरे पति ने पहले से एडवांस दे रखा था मालिक को। तो अब आप बात करो ना मालिक से कि आपको क्या करना है, मैं क्यों उससे बात करूँ। तो फिर उसने मालिक से बात की, फिर इधर उधर बात करी, फिर चुपचाप खड़ा ही रहा, बस हमसे यही बोलता रहा कि मैडम मैं नहीं जाऊँगा। फिर इस तरह से मैं कुछ सोचती रही। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और फिर मैंने बोला कि देखो ऐसी ऐसी बात है, ये मना कर रहा है। तो मेरे पति ने ड्राइवर से बात की तो बोला, मैं नहीं जाऊँगा सर, आप किसी और ड्राइवर को देख लो। फिर मेरे पति ने हार करके मालिक को फ़ोन किया, गाड़ी के मालिक को। फिर गाड़ी के मालिक ने बोला, ठीक है सर, मैं दूसरा ड्राइवर भेज देता हूँ। तो फिर दूसरी गाड़ी आई, उसमें हम बैठे। फिर वो भी कुछ दूरी तक चला, 10-15 मिनट चला, फिर उसने पूछ लिया अचानक ही कि आपको जाना कहाँ है आखिर। तो मैंने बोला कि भैया हमको सांगी जाना है। फिर वो भी उछल पड़ा, बोला, सांगी? मैं तो कपड़े ही नहीं लाया। तो फिर मैंने बोला, अरे कपड़ों की क्या बात हो रही है बार बार, कपड़े तो हम भी नहीं लाए हैं। तो बोला कि मैडम, और ऐसे बोल के उसने गाड़ी में ब्रेक लगा दी। बोला कि मैं नहीं जा सकता, प्लीज़ आप कुछ और कर लो।
तो मैं हैरान हो गई, मुझे गुस्सा ही बहुत आया। मैंने कहा इन लोगों ने तो तमाशा ही बना दिया है, अब मैं घर भी वापस नहीं लौट सकती। उसका मेन कारण ये था कि 2 दिन के बाद मेरी भतीजे को वापसी टिकट था, और फिर मैंने पड़ोसियों को बता दिया था कि हम जा रहे हैं। तो इसलिए फिर मैं वापस जाती तो कैसे जाती, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। फिर मैंने गुस्से में अपने पति को फ़ोन किया कि ये कैसे गाड़ी वाले को तुम भेज रहे हो, बार बार हमको यहीं पे मतलब ये बोल बोल के यहीं लेट करवा रहा है, तो वापसी में तो और रात हो जाएगी हमको। तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत गुस्सा आया। फिर उसने मालिक को फ़ोन किया, तो मालिक बोला कि सर अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अच्छे अच्छे ड्राइवर भेज रहा हूँ, पर उनको पता नहीं क्या नखरे हो रहे हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि कुछ भी करो, गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर वो बोला अच्छा मैं देखता हूँ। फिर इसके बाद कोई जवाब ही नहीं आया, तो हम खड़े खड़े हमको वहाँ 10-15 मिनट फिर हो गए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि कोई गाड़ी ही नहीं आ रही है और हम करें क्या, मैं तो वापस नहीं जाने वाली, मैं तो आज सांगी जाके ही रहूँगी। तो तब फिर हस्बैंड ने अपने से बड़े साहब को फ़ोन करके बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, मेरी फैमिली वहाँ जाना चाहती है और एडवांस पैसे लेके भी, और ये लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो बड़े साहब ने फिर मालिक को फ़ोन किया कि जब तुमने एडवांस पैसे लिए थे तब तुमको पता था ना कि इन लोगों को कहाँ जाना है। जब तुमको पहले से ही पता था और उसके बाद तुमने पैसा लिया, तो अब तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इनको वहाँ तक पहुँचाओ। और फिर जब बड़े साहब का फ़ोन गया तो वो डर गया, और फिर उसने कहा ठीक है मैं एक अच्छे दूसरे ड्राइवर को भेजता हूँ, पर थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद फिर आधे घंटे के बाद एक ड्राइवर आया अपनी गाड़ी लेकर के। तो फिर उसमें हम बैठे और हम निकल पड़े। फिर वो शुरू में तो बहुत फ्रेंडली दिखा, मेरे बच्चों के साथ वो एकदम दोस्त की तरह बातें कर रहा था, नाम पूछ रहा था सबका बारी बारी से, फिर पसंद पूछ रहा था। फिर उसने गाने लगा दिए, और मतलब खुद भी गुनगुनाने लगा गाने, तो बच्चे भी गुनगुनाने लगे। तो इस तरह से सफ़र काफ़ी दूर तक अच्छा कटा। इसके बाद अचानक ना जाने उसे क्या हुआ कि फिर उसने भी यही प्रश्न किया कि मैडम आखिर आप लोगों को जाना कहाँ है। तो फिर मैं हैरान परेशान कि भाई आखिर हो क्या रहा है, कि हर कोई यही प्रश्न क्यों पूछ रहा है कि जाना कहाँ है। तो पहले तो मैं कुछ डरी भी कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये भी यहाँ पर आकर के और कहे कि भाई मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर बात आखिर में वही हुई, बताना तो पड़ा ही उसको कि भाई हमको सांगी जाना है। तो फिर जैसे उसने सुना कि सांगी का नाम, वो तो फिर वो घबरा गया, बोला कि मैडम आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया, अगर आपने पहले से ही मुझे बताया होता तो मैं तो नहीं आता, मैं तो नहीं जाता। तो मैंने उसको बोला भैया जब मालिक से आपकी बात हुई होगी तो उसने कुछ तो आपको बोल के भेजा होगा ना कि कहाँ जाना है, या फिर आपको आप ऐसे ही गाड़ी लेके चले आए। उसने बताया होगा ना कि सांगी जाना है कि भुज जाना है, ये तो बताया ही होगा, बिना बिना पूछे तो आप गाड़ी लेकर नहीं आए। तो उसने बोला कि नहीं, मेरे मालिक ने तो, मेरे सेठ ने तो मुझे यही कहा है कि वहाँ ओस्लो के सर्कल पे सवारी खड़ी है, जाके उनको उठा ले। तो इस तरह से बात हुई है, बाकी तो आप ही लोग बता रहे हैं कि सांगी जाना है। तो फिर इस तरह से मुझे बहुत परेशानी भी हो रही थी, दुख भी हो रहा था कि पता नहीं आज का दिन कैसा है, जो जो भी ड्राइवर मिल रहे हैं सभी मना कर रहे हैं, और सांगी आखिर ऐसे कौन सी जगह पर है जो जिसके लिए सब लोग डर रहे हैं। तो फिर आखिर में वो चलता रहा, फिर पूछने लगा कि आपने सांगी देखा तो है ना। तो मैंने कहा कि नहीं भैया, वो हमारे लिए अनजान जगह है क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं, और मुझे अभी कुछ ही महीने गुजरात में आए हुए हैं, तो मैं अभी कहीं घूमी नहीं हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर बोला अच्छा, तो फिर बोला अच्छा भुज तो जानती होंगी। तो मैंने कहा नहीं, भुज भी नहीं पता। भुज मतलब वहाँ पर ऐसी जगह है जैसे हमारे यहाँ चांदनी चौक हुआ करती है, जहाँ पे सब तरह की चीज़ें मिला करती है, तो वैसे ही भुज है, जो एक बड़ा बाज़ार और बड़ा शहर है, जहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, शादी ब्याह की से चीज़ें लेके घर के हर रोज़मर्रा की हर चीज़ मिलती है वहाँ पर। तो भुज के लिए उसने पूछा, तो मैंने कहा भैया मैं तो भुज भी नहीं गई। तो फिर वो बोला अच्छा, फिर वो ऐसे उदास होकर बोला भुज तो मैंने भी नहीं देखा। तो फिर जब उसने ऐसे बोला तो मैं हैरान हो गई कि ये तो ड्राइवर आदमी है और इसका तो रोज़ का काम है यहाँ से वहाँ सवारी को पहुँचाना, तो ये कैसे ऐसे बोल सकता है कि इसने भुज नहीं देखा। फिर भी मैं उससे बहस नहीं कर सकती थी, तो मैंने कहा ठीक है भैया आप। तो फिर बोला अच्छा ठीक है मैडम, आप चिंता मत करो, मैं लोकल से मैं तपास कर लेगा। उसका कहने का मतलब था कि जो आसपास के लोग होंगे वहाँ के रहने वाले, उनसे पूछ के और तब फिर वो आगे बढ़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है ऐसे ही कर लो, पूछ पूछ के चलो, लोग रास्ता बता देंगे। तो फिर जगह जगह वो गाड़ी रोकता, जहाँ भी चाय की टपरी दिखती या फिर कोई घर दिखता तो वो रोकता गाड़ी, फिर लोगों से रास्ता पूछता और फिर आगे बढ़ता। तो इससे मुझे विश्वास हो गया कि इसने भी जो भुज नहीं देखा है। तो इसके बाद भुज भुज की सीमा पर जैसे ही हम पहुँचे तो बोला मैडम लो भुज तो आ गया। तो मैंने कहा हाँ भुज तो आ ही गया है, यहाँ मेरे रिश्तेदार होंगे जिसके घर हमें जाना है, वो यहीं हमें मिलेंगे, तो वो भी हमारे साथ आ जाएंगे, तो फिर रास्ता आसान हो जाएगा, फिर ना आपको परेशानी होगी ना हमें। तो बोला ठीक है। फिर उसने क्या किया, भुज के अंदर जो बाज़ार था वहाँ तो गाड़ी लेके गया नहीं,
बाहर ही गाड़ी रोक दी उसने और एकदम गाड़ी रोक के साइड में लगा के बोला, मैडम लो भुज आ गया, अब मैं आगे जा रहा हूँ, चाय पी लेता हूँ या कुछ खा पी के फ्रेश हो जाता हूँ, तब तक आप लोगों को भी अगर कुछ खाना पीना है तो वो सब कर लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे और अपने रिश्तेदार को भी बुला लो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बच्चों से पूछा कि तुम्हें कुछ खाना है, खाना वाना खाएं क्या? लेकिन बच्चे बोले कि नहीं बुआ, जब वहीं जाके खाना है वहाँ पर क्या कहते हैं जिसके घर हमें जाना था, उन्होंने कहा था कि लंच हमारे घर पे ही आके करना, 2 बजे तक तुम पहुँच जाओगे। तो मेरी भतीजियाँ बोली कि नहीं बुआ, साथ में इतना कुछ है, इतने सारे वेफर्स हैं, फ्रूट्स हैं और क्या कहते हैं सैंडविच भी है, तो ये सब तुम खाते ही आ रहे हैं तो भूख तो है नहीं, और 2 घंटे बाद तो वहाँ पहुँच ही जाएंगे, तो हम वहीं जाके खाना खाएंगे। तो मैंने भी कहा ठीक है। तो इसके बाद हम बैठे रहे, फिर थोड़ी देर के बाद फिर ध्यान आया कि अरे रिश्तेदार को भी तो फ़ोन करना है। तो फिर मैंने फ़ोन किया और पूछा कि अरे रीता, हम तो भुज पहुंच चुके हैं, तो तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? रीता मेरी भतीजी की ननद का नाम था। तो फिर मैंने पूछा तेरे हस्बैंड कहाँ हैं? तो फिर उसने मुझे कहा बुआ जी सॉरी, वो तो नहीं आ पाए क्योंकि ना ऑफिस से ज़रूरी फ़ोन आ गया था और सुबह ही वो ऑफिस चले गए। तो फिर ये सुन के थोड़ी मुझे निराशा हुई। मैंने सोचा कि जब ऐसा ही बात थी और सुबह ही वो ड्यूटी चले गए, तो इनको तो सुबह ही हमें बता देना चाहिए था कि ये नहीं आ पाएंगे तो तुम लोग अपने ढंग से आना। लेकिन उन्होंने हमें कुछ कहा भी नहीं और अब तक धोखे में ही रखा था। तो फिर इतने में फिर मैंने देखा कि जो ड्राइवर है वो कई लोगों से बातचीत कर रहा है, फिर हाथ के इशारे से वो इधर-उधर इशारे कर रहे हैं। फिर कभी इसके पास, कभी उसके पास, ऐसे करके उसने कम से कम 5-6 लोगों से बात की होगी। फिर कभी गाड़ी की तरफ भी इशारा करता। तो मैं डर भी रही थी कि ना जाने ये हमारी तरफ दिखा-दिखा के क्या बता रहा है, क्या बात कर रहा है। ये सब सोच-सोच के और देख-देख के मैं डर रही थी। फिर वो आया और फिर बोला कि मैडम, हाँ, तो कहाँ है फिर आपका रिश्तेदार? मैंने कहा भैया वो तो आए ही नहीं। तो फिर बोला अच्छा वो नहीं आए, तो आगे का रास्ता कैसे कटेगा? तो फिर बोला अच्छा चलो बांदा नहीं, मतलब अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं आगे देखता हूँ। ऐसे बोलकर उसने गाड़ी वापस मोड़ ली और गाड़ी वापस मोड़ के वो कम से कम 2 मिनट तक तो वापसी ही चलाता रहा गाड़ी को। तो मैं डर भी गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिस रोड से आए थे उसी पे इसने वापसी कर ली, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको वापस गांधीधाम ही लेके जा रहा है। तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि भैया आप हमें वापस लेके जा रहे हो क्या? तो बोला कि अरे नहीं मैडम, आप बैठे रहिए। तो मैंने बोला फिर लेकिन आप तो गाड़ी उसी रोड पे लेके जा रहे हो जिससे हम आए थे अभी, आप भुज के अंदर तो गए ही नहीं। तो वो बोला कि नहीं मैडम, भुज वाला रास्ता जो है ना वो क्या कहते हैं सभी लोग उस पर चलते हैं, गाड़ियाँ दौड़ाते रहते हैं, तो वो टूटी फूटी है जगह जगह से, और मेरी गाड़ी जो है एकदम नई है, तो मैं टूटी फूटी रोड पे तो लेके नहीं जाऊँगा। इसलिए मुझे लोगों ने एक नया और अच्छा रास्ता बताया जो नया नया बना है और वो साफ़ सुथरा रास्ता है, तो मैं उसी रास्ते से आप लोगों को लेके जाऊँगा और सुरक्षित भी ये वो रास्ता, तो आप डरो मत, मैं आपको सही सलामत पहुँचा दूँगा। इससे पहले भी वो पूरे रास्ते जब गांधीधाम से हम बैठे थे, वहाँ से वो कई बार हमको ना नहीं ले जाने की बात कर चुका था कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं नहीं आता, ये यात्रा मैंने बेकार कर ली, बेकार मैं आप लोगों के साथ आ गया, मेरा मालिक अगर पहले से बताता तो मैं उसको ऐसे कहता, मैं उसको ऐसे कहता। इन्हीं सब बातों में दोस्तों हम भुज तक पहुँचे थे। तो दोस्तों कहानी तो काफ़ी लंबी है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद आपको पसंद आएगी। तो मैं दूसरा भाग जल्दी ही भेजूँगी, जल्दी ही निकालूँगी। तो कृपया करके आप दूसरे भाग को भी सुनिएगा। तब तक के लिए बाय। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आएगी और आप इसे लाइक शेयर करेंगे।